सुप्रभात बच्चों। आज हम 7th क्लास में 3rd लेसन पढ़ने जा रहे हैं। 7th क्लास के सभी बच्चे अपना 3rd लेसन खोल लें, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। खोले बेटा 3rd लेसन हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर शांत अपने मन में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। लेखक का कहना है कि जिस बारे में वह इन बातों को बताना चाहते हैं, उनको उन्होंने किसको? हिमालय की बेटियां। कौन है हिमालय की बेटियां? हमारी नदियां। हमारी जो नदियां हैं वो हिमालय की बेटियां हैं और हिमालय उनके पिता हैं। उनके पिता के रूप में हिमालय को बताया गया है और बताया गया है कि संभ्रांत यानी शिष्ट, कुलीन, वह एक शिष्टाचारी महिला की तरह मुझे दिखाई देती थी। भांति तरह, प्रतीत यानी जानकार पड़ती थी। श्रद्धा यानी आदर के भाव उनके मन में होते थे और वह मुझे अपनी दादी, माँ, मौसी और मामी की तरह ऐसा लगता था जैसे मुझे अपनी गोद में लिए हुए हों। मैं उनकी जब उनमें डुबकियां लगाता था तो इस तरह जैसे मैं अपनी दादी मौसी की गोद में बैठा हूँ। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। हैरान में परेशान सोच रहा था यमुना नदियों के बारे में, गंगा नदियों के बारे में। विशाल यानी बड़ा। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, विभिन्न स्वर रूप, इनका यह उल्लास, खुशी कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। जब वो हिमालय की गोद से निकलती है, पहाड़ी क्षेत्र में होती हैं तो बड़ी खुश होती हैं, परंतु जब मैदान में जाती हैं तो न जाने उदास क्या हो जाती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल मतलब जिज्ञासा, उसे जानने की इच्छा और विस्मय नहीं होता। मतलब मुझे ऐसा आश्चर्य ऐसा नहीं लगता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर लगता है। कौन सी बेटियों की? अपनी नदियों की। कहाँ ये भागी जा रही है? ये वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? कितनी तेज भागती हैं ये? कौन सा लक्ष्य है जो इन्हें बेचैन कर रहा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? क्योंकि हिमालय जैसे पिता के हृदय से निकल कर ये जहाँ जहाँ रही है, कौन है वो जो इनकी प्यास को मिटाएगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अद्वितीयकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कवि का कहना है कि ये नदियाँ शायद इसीलिए हिमालय की गोद से निकल जाती हैं कि इन्हें यहाँ से दूर जाकर बातें करने का मौका निकल जाता है। गुफाओं में चली जाती हैं, हरी भरी घाटियों में चली जाती हैं और यहाँ वहाँ जाकर ये अपनी बातें करती होंगी। शायद कौन जाने बुझ हिमालय
अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अरे कौन जानता है कि उत्तर दिशा में इन नदियों के पास हिमालय के अलावा और कौन है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। प्रवाहित मतलब बहना। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वत राज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। यानी उन दो नदियों का श्रेय उसको उसमें मिल जाने से मिला है। किसको? समुद्र को। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। जाहिर सी बात है कि पिता की गोद में बेटियां किस तरह खेलती होंगी। माँ बाप की गोद में नम धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है, जानकार होता है। वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। ससुर और दामाद का रिश्ता किसका बताया गया? हिमालय और समुद्र का। ससुर और दामाद का जो रिश्ता बताया गया वो हिमालय और समुद्र के बीच बताया गया। कालिदास के विरीप यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती, वेत्रवती जिसका नाम वेतवा भी है, नदी को प्रेम का प्रति दान देते जाना, तुम्हारी वह प्रियसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। क्या पसंद था? सचेतन रूपक पसंद था। सचेतन का मतलब है सजीव, प्रियसी, प्रेमिका, प्रतिदान लौटाना, यानी ये सजीव रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, अलग अलग शक्लों में देखेगा, रूप में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे ये चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रियसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों ने बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। ठीक है, जोड़ बहन के स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस पर गतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। क्या गुनगुनाने लगा लेखक? ये लेखक के अपने मन की बात आई है यहाँ। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, पर करती नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी।
क्या कहना है? लेखक का कहना है, जब लेखक उस पानी के सतलज नदी के किनारे एक दिन लेखक का मन उचट जाता है, परेशान हो जाता है और वह सतलज नदी के किनारे जाता है और वहाँ उसके पानी में अपने तन मन को धोकर नहाकर एक शांति का अनुभव करता है, तो वह गुनगुनाने लगता है, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। वहाँ नदी को उसके लिए बहन कहकर मुख से निकलता है और कहता है, हे सतलज नदी तुम्हारी बहन हो, लीला अचरज बहन तुम्हारी है, बहन तुम्हारी लीला अचरज है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, और मेरा मन प्रसन्न हो गया है और सारा आलस्य दूर हो गया है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, इसीलिए मैं तुम पर बलिहारी जाऊं। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम इस हिमालय की बेटी हो। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, मैं जान सकता हूँ कि यह हिमालय तुम्हारे लिए चुपचाप होकर तुम्हारी चिंता करता है। प्रकृति नटी के चित्रित पर पट पर, हे यह प्रकृति ऐसी ही है, इस पर सब तरह से अपनी छटा को बिखेरे हुए तुम इसके बीच से गुजरती हो। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, और इस हिमालय की अनुपम छटा, अद्भुत छवि, अद्भुत छाप फैली हुई है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे सतलज नदी बहन तुम्हारी जय हो। नागार्जुन द्वारा लिखी गई यह कविता हमारे लिए यह संदेश देती है कि नदियों द्वारा हमारा जीवन बड़ा पवित्र है। हमारे देश में जो ये पवित्र पवित्र नदियाँ बहती हैं, इनसे हमारे जीवन में बहुत सारे लाभ हैं, जो इस भारत को अनेक तरीके से लाभान्वित करते हैं और अनेक रूप में हमें बहुत कुछ प्रदान करते हैं। हिमालय से निकलती हुई ये नदियाँ एक बेटी के समान है, हिमालय की बेटियां हैं। कोई इन्हें बहन के रूप में स्वीकार करे, कोई इन्हें पुत्री के रूप में स्वीकार करे, कोई इन्हें प्रेयसी के रूप में स्वीकार करे। इन नदियों का महान योगदान हमारे जीवन में है। अब देखें बेटा, इसी लेसन के प्रश्न उत्तर देखें। नदी, प्रश्न नंबर 1 देखें। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? उत्तर, नदियों को माँ मानने वाली परंपरा के देश में लेखक को गंगा और यमुना ऊपर तो दुबली पतली बच्चियों सी लगती है, लेकिन वही मैदान में आकर अपनी बाल सुलभ चंचलता को दिखाने में कोई असर नहीं छोड़ती। प्रश्न नंबर 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही एक विशाल नदी की छवि आंखें के सामने आ जाती है। अपनी इस विशालता के कारण इसे नद की संज्ञा दी गई है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। प्रश्न नंबर 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? देखें, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि वे धरती के प्राणियों की रक्षा और उनका लालन पालन एक माँ की तरह करती हैं। प्यासी धरती जब पानी पीती है तो उसमें से उगी फसल किसान को प्रसन्न करती है और लोगों की भूख मिटाती है। प्रश्न नंबर 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर, हिमालय की यात्रा में लेखक ने वहां से निकलने वाली नदियों, बर्फीली पहाड़ियों, घाटियों, झरनों, गुफाओं, वनों, सागरों आदि की प्रशंसा की है। अब आगे देखें बेटा, ये है प्रश्न नंबर 3, ये अलग से है, लेख के से है। इसको, यह लेख 1947 में लिखा गया था।
तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। 1947 से लेखक कुछ दशकों तक 2 नदियां निर्मल, कांतिमान और निरोगता प्रदान करने वाली थी, किंतु जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, मानवीय एवं प्रशासकीय उपेक्षा के कारण इनमें निहित औषधीय गुण समाप्त हो गए। जल प्रदूषण के कारण और जगह जगह बांध बनाने के कारण जल प्रवाह में कमी होने लगी, नदियां धीरे धीरे सूखने लगी। अब क्वेश्चन है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देव आत्मा क्यों कहा है। ये प्रश्न आपको इस हिंदी की बुक में ही नहीं आया, आगे भी संस्कृत की बुक में भी आएगा और कहीं किसी बुक में भी आ सकता है कि हिमालय को देव आत्मा क्यों कहा गया है। तो बच्चों, हिमालय पर्वत हमारा एक ऐसा पर्वत है, हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसीलिए हिमालय को देव आत्मा कहा गया है। भारत तपस्वियों का देश है, यहाँ अनेक बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं और जिन्होंने जाकर हिमालय पर्वत पर तपस्या की है, इसीलिए भारत में हिमालय को देव आत्मा यानी देवताओं की आत्मा माना जाता है। अब अनुमान और कल्पना से देखिए, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। इसमें भी दिया गया है, एक निबंध के रूप में भी आपको ये लिखना पड़ सकता है। इस प्रश्न का उत्तर इसके नीचे है, इसे भी कीजिए। नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। इसको भी आपको उत्तर में दिया है 20 पंक्तियां, आपको इसके साथ इसको लिखना है। कुछ दिया है, कुछ आपको अपनी तरफ से इसमें लिखना है। अब ये देखो, इसके नीचे जोड़ दिया गया है, ये आपको करना है। अब इसके नीचे और दिया गया है, इसको आपको, ये ग्रामर है, ये कीजिए। जैसे विशेषण होता है, विशेषण है, देखिए पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य यानी संज्ञा का मिलान कीजिए। ये आपको जैसे विशेषण दिया है और उसको विशेष्य से मिलाना है। समभरात, इसके सामने आ जाएगा महिला। समतल, समतल के सामने यानी मैदान कैसा है, समतल, तो समतल के सामने मैदान, विशेष्य के नीचे। मूसलाधार, मूसलाधार क्या होता है, बारिश, यानी मूसलाधार के सामने वर्षा आ जाएगा। चंचल कौन है, नदियाँ, चंचल के सामने नदियाँ आ जाएगा। घना, घना क्या है, जंगल, तो घना के सामने जंगल आ जाएगा। अब समास पर आते हैं, प्रश्न नंबर 4। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है, जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला कर्म शब्द को शैली में लिखिए। जैसे छोटी बड़ी, छोटी और बड़ी, भावभंगी, भाव और भंगी, माँ बाप, माँ और बाप, भाई बहन, भाई और बहन, दिन रात, दिन और रात। तो इस प्रकार के अन्य बहुत से शब्द हैं जिनको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। नदी को उल्टा कहने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे नदी, दीन, भाववाचक संज्ञा। उत्तर देखें बेटा, भला, भला का बन जाता है लाभ यानी भाववाचक संज्ञा। खीरा, खीरा का बन जाता है राखी मतलब जातिवाचक संज्ञा। हीरा, हीरा का बन जाता है राही मतलब जातिवाचक संज्ञा। याद का बन जाता है दया मतलब भाववाचक संज्ञा।
मरा, मरा का बन जाता है राम, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। धारा का बन जाता है राधा, मतलब जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। जैसे सतलुज, सतलुज, रोपड़, विपाशा, विस्तता, झेलम, चिनाब, रूपपुर, सतदुर्म, अजमेर, बनारस, अजमेरू, वाराणसी। तो बेटा इनके उत्तर में इनके नाम है सतलुज, सतदुर्म, रोपड़, रूपपुर, झेलम, वितस्ता, चिनाब, विपाशा, अजमेर, अजमेरू, बनारस, वाराणसी। तो इस प्रकार उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। उपर्युक्त पंक्ति में ही के प्रयोग यानी उपर्युक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसीलिए ही वाक्य में कहीं गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। इस प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। देखिए बेटा, ये तालिका दी हुई है नीचे, वाक्य और विश्लेषण। तुम शायद कि कभी मुझे समझ पाओ, तुम शायद कि कभी मुझे समझ पाओ, तुम शायद मुझे न समझ पाओ। विवाह में वह शायद ही शामिल हो पाए, विवाह में शायद शामिल न हो पाए। आशा अब शायद ही ठीक हो पाए, आशा अब शायद ठीक न हो पाए। अभिमन्यु की वीरता के बारे में कौन नहीं जानता। अभिमन्यु की वीरता के बारे में सभी जानते हैं। तुम्हारा दुख भला किससे छिपा है, तुम्हारा दुख किससे नहीं छिपा है। मैं यह बात कैसे कहूँगी, मैं यह बात नहीं कह पाऊँगी। देखो बेटा, आपको ये 3rd लेसन का कार्य दिया गया है। आप इसको शुद्धता और स्वच्छता के साथ करेंगे। जो भी इसमें त्रुटि हो आप पूछ सकते हैं और वरना नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद विद्यालय खुलने पर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। क्या बात है?